भारत में मुगलकालीन वास्तुकला। भारत एक ऐतिहासिक भूमि है जहां इतिहास से जुड़ी कई इमारतें, कई साक्ष्य मौजूद है। भारत में समय के साथ साथ शासन और शासक भी बदलते रहे हैं, जिन्होंने भारत में आकर यहां पर शासन किया और यहीं के होकर रह गए। भारत के इन शासकों ने भारत से काफी कुछ लेने के साथ भारत को काफी कुछ दिया भी है। महाभारत रामायण के काल से लेकर मध्य में राजपूतों, बादशाहों और आधुनिक काल में अंग्रेजी शासन तक ने भारत की संस्कृति, सभ्यता और उसकी ऐतिहासिक विरासतों को बनाने में अहम भूमिका निभाई है। लेकिन इन सभी शासकों और कालों में भारत की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर सबसे अहम रोल मुगलकालीन शासकों ने अदा किया है, जिन्होंने भारत पर सबसे लंबे समय तक शासन किया। मुगलकालीन बादशाहों और शहंशाहों ने भारत को वास्तुकला के कई साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं, जो आज के समय में भारत की मूल पहचान के गवाह है। मुगलकालीन वास्तुकला के बारे में जब हम सुनते हैं तो हमारे सामने विशाल भवन, इमारतें, किले, विशाल गेट, विशाल हॉल, कमरे और मीनारें नजर आती हैं। मुगल शासन ने भारत में वास्तुकला, मस्जिदों, मकबरे और बगीचों के साथ प्रतिभाशाली भारतीय कलाओं को काफी बढ़ाया था। भारत में बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर जैसे मुगल शासक देश में सांस्कृतिक विकास का प्रसार करने के लिए जाने जाते थे। इस क्षेत्र में अधिक से अधिक कार्य मुगल शासन के दौरान किया गया था। मुगल शासक संस्कृति के शौकीन थे, इसलिए सभी शासक शिक्षा के प्रसार के समर्थन में थे। मुगल परंपराओं ने कई क्षेत्रीय और स्थानीय राज्यों की महलों एवं किलों को अत्यधिक प्रभावित किया। मुगल राजवंश के लगभग सभी शासक महान निर्माता थे और उन्होंने भारत में शानदार स्मारकों का निर्माण किया है, जो न केवल भारत से बल्कि दुनिया भर के विभिन्न स्थानों से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। मुगल सम्राटों ने किले, बागों का निर्माण किया था, जो आज भी भवनों की सुंदरता को बढ़ाते हैं। मुगल शासकों ने न केवल अपनी समाधि स्थल, भवन निर्माण किए बल्कि अपने पूर्ववर्जों के विपरीत अकबर ने नदी के किनारे बगीचे का निर्माण किया, जो मुगल गार्डन वास्तुकला के रूप में आज भी स्थापित है। भारत में सर्वप्रथम बाबर ने कदम रखा था। वह एक महान विद्वान था। उसने अपने साम्राज्य में स्कूलों और कॉलेजों के निर्माण की जिम्मेदारी ली थी। इसे उद्यानों से बहुत प्यार था, इसलिए उसने आगरा और लाहौर के क्षेत्र में कई उद्यानों का निर्माण करवाया। कश्मीर में निशलबाग, लाहौर में शालीमार एवं पंजाब में पिंजौर उद्यान बाबर के शासनकाल के दौरान विकसित किए गए उद्यानों के कुछ उदाहरण थे और ये उद्यान वर्तमान में अब भी उपस्थित है। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं का आगमन हुआ, जिसे सितारों और प्राकृतिक विशेषताओं से संबंधित विषयों की किताबों से अत्यधिक प्रेम था। इसने दिल्ली के समीप कई मदरसों का भी निर्माण करवाया ताकि लोग वहां जाएं और सीखें। मुगल काल के सबसे महान और प्रभावी शासक हुमायूं का बेटा अकबर ने, जिसके बनाए हुए कई स्थल आज भारत का गौरव बढ़ा रहे हैं। अकबर क्रियाशीलता केवल वास्तुकला की परमोत्कृष्ट कृतियों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसने कुछ दुर्ग, ग्रामगृह, मीनारे, सराय, स्कूल, तालाब एवं कुएं भी बनवाए। अकबर ने आगरा और फतेहपुर सीकरी में उच्च शिक्षा के लिए बड़ी संख्या में स्कूलों और कॉलेजों का निर्माण किया। वह चाहता था कि उसके साम्राज्य का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर सके। अकबर प्रथम मुगल शासक था जिसके शासनकाल में विशाल पैमाने पर निर्माण कार्य किया गया। उसके निर्माण की श्रेणी में आगरा का सबसे प्रसिद्ध किला और विशाल लाल किला, जिसमें कई भव्य द्वार है, शामिल है। हिंदुओं के प्रति उसकी सहनशीलता, उनकी संस्कृति से सहानुभूति तथा उन्हें अपने पक्ष में करने की नीति के कारण उसने अपने बहुत से भवनों में वास्तुकला की हिंदू शैलियों का व्यवहार किया।
इन भवनों की सजावट की विशेषताएं हिंदू तथा जैन मंदिरों में पाई जाने वाली सजावट की विशेषताओं की अनुकृतियां हैं। उसके शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची थी और पूरे भवन में संगमरमर लगाना और दीवारों को फूल की आकृति के अर्धकीमती पत्थरों से सजाने की प्रथा प्रसिद्ध हो गई। सजावट का यह तरीका पेट्राड्यूरा कहा जाता है, जो शाहजहां के सानिध्य में अधिक लोकप्रिय हुआ। ताजमहल के निर्माण के समय उसने इसका बड़े पैमाने पर प्रयोग किया, जिसे निर्माण कला के गहना के रूप में माना गया। अकबर के बाद उसके बेटे जहांगीर ने भी कई इमारतों का निर्माण कराया। उसने तुजुक-ए-जहांगीरी नाम की किताब भी लिखी। जहांगीर के शासनकाल में उसके पिता के वास्तुकला विषयक कार्य को ध्यान में रखते हुए बहुत कम इमारतें बनी, किंतु उसके समय की 2 इमारतें विशेष आकर्षण की हैं। एक है अकबर का मकबरा, जिसकी खास विशेषताओं की चर्चा पहले की जा चुकी है। दूसरी है आगरे में इतिमादुद्दौला की कब्रें, जिसे उसकी पुत्री तथा जहांगीर की बेगम नूरजहां ने बनवाया। यह कब्र बिल्कुल उजले संगमरमर की बनी हुई थी तथा संगमरमर में जड़ित कम मूल्य वाले पत्थरों से सजी हुई थी। जहांगीर का बेटा शाहजहां एक महान निर्माता था। उसने अपनी प्रिय पत्नी मुमताज महल की कब्र पर शानदार मकबरा ताजमहल बनवाया, जिसके निर्माण में उस समय 50 लाख रुपए लगे थे। आज भी ताजमहल को 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ताजमहल अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है। हुमायूं के मकबरे पर एक विशालकाय संगमरमर का गुंबद था, जिसे अकबर के शासनकाल प्रारंभ होने के शुरुआत में दिल्ली में बनवाया गया था और इसे ताजमहल के पूर्वज के रूप में माना जा सकता है। दोहरा गुंबद इस भवन की एक अन्य विशेषता थी। जहांगीर का मकबरा, जिसे शाहजहां ने आरंभ में ही लाहौर में शादरा नामक स्थान में बनवाया था, यद्यपि ताज के समान प्रसिद्ध नहीं है, तथापि कला का एक सुंदर नमूना है। शाहजहां के बाद उसका बेटा औरंगजेब, जो बहुत ही क्रूर और लालची शासक था, उसने अपने पिता शाहजहां को भी कैदी बना लिया था। उसने कोई भी भवन निर्माण नहीं किया। उसके राज्यकाल की जो कुछ भी इमारतें हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण थी लाहौर मस्जिद, जो 1674 में पूरी हुई थी, वे पुराने आदर्शों की कमजोर नकल मात्र है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक प्यार की निशानी। ताजमहल न केवल भारत का गौरव है, बल्कि मुगलकालीन शासन की वास्तुकला का एक अद्भुत साक्षी भी है। सफेद संगमरमर का मकबरा ताजमहल शाहजहां द्वारा मुगल राजवंश के उत्थान के दौरान अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की मकबरे के लिए बनाया गया था। शाहजहां ने अपनी प्यारी पत्नी मुमताज महल के प्यार और सुंदरता को समर्पित करने और उसका नाम अमर बनाने के लिए इस अद्भुत स्मारक का निर्माण करवाया था, जिसके कारण इस मकबरे को प्यार का प्रतीक माना जाता है। ताजमहल शाहजहां की तीसरी बेगम मुमताज महल की मजार है। मुमताज के गुजर जाने के बाद उनकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। कहा जाता है कि मुमताज महल ने मरते वक्त मकबरा बनाए जाने की ख्वाहिश जताई थी, जिसके बाद शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। कहा जाता है कि बुखारा शहर से कारीगर को बुलवाया गया था। वह संगमरमर के पत्थर पर फूलों को तराशने में दक्ष था। वहीं गुंबदों का निर्माण करने के लिए तुर्की के इस्तांबुल में रहने वाले दक्ष कारीगर को बुलाया गया और मीनारों का निर्माण करने के लिए समरकंद से दक्ष कारीगर को बुलवाया गया था। और इस तरह अलग अलग जगह से आए कारीगरों ने ताजमहल बनाया था। 1630 में शुरू हुआ ताजमहल के बनने के काम करीब 22 साल तक चला। इसे बनाने में करीब 20,000 मजदूरों ने योगदान दिया। यह स्मारक यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, जो जहां से यह पूर्व की तरफ बहती है। यह 42 एकड़ में फैला हुआ है।
ताजमहल को सफेद संगमरमर से बनवाया गया है। इसके 4 कोनों में 4 मीनारें हैं। शाहजहां ने इस अद्भुत चीज को बनवाने के लिए बगदाद और तुर्की से कारीगर बुलवाए थे। माना जाता है कि ताजमहल बनाने के लिए बगदाद से एक कारीगर बुलवाया गया जो पत्थर पर घुमावदार अक्षरों को तराश सकता था। ताजमहल के उत्तर से दक्षिण में इलाके में ढलान है। ताजमहल की सुंदरता ताजमहल उद्यान द्वारा कई गुना बढ़ी है, जो पवित्र कुरान में वर्णित स्वर्ग उद्यान की तरह है। बाग मुख्य द्वार के अंत से शुरू होता है और 300 मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मकबरे के पास समाप्त होता है। बगीचे के पास फव्वारे के साथ 2 संगमरमर के नहर बगीचे के केंद्र को पार करते हैं, जो 16 फूलों के पत्ते होते हैं। यह पत्थर से बने मार्गों से विभाजित हैं। यमुना नदी के किनारे सफेद पत्थरों से निर्मित अलौकिक सुंदरता की तस्वीर ताजमहल आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बना चुका है। प्यार की इस निशानी को देखने के लिए दूर देशों से हजारों सैलानी यहां आते हैं। कुतुब मीनार देश की राजधानी दिल्ली में स्थित है, जिसका निर्माण 1192 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू कराया था, जिसके बाद उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण पूरा किया। कुतुब मीनार विश्व धरोहर स्थल है। हालांकि कुतुब मीनार को मुगलों ने नहीं बनाया था, किंतु फिर भी यह उस समय की अद्भुत वास्तुकला का साक्षी है। कुतुबुद्दीन ऐबक उस समय दिल्ली सल्तनत के संस्थापक थे। कुतुब मीनार को पूरा करने के लिए उत्तराधिकारी ऐबक ने उसमें 3 और मीनारें बनवाई थी। कुतुब मीनार के नाम को दिल्ली के सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पर रखा गया है और इसे बनाने वाला बख्तियार काकी एक सूफी संत था। कहा जाता है कि कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर तुर्की के आने से पहले भारत में ही बनाया गया था, लेकिन कथित तथ्यों के अनुसार इसे राजपूत मीनारों से प्रेरित होकर बनाया गया था। पारसी, अरेबिक और नागरी भाषाओं में भी हमें कुतुब मीनार के इतिहास के कुछ अंश दिखाई देते हैं। कुतुब मीनार के संबंध में जो भी ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध है वो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 89 और सिकंदर लोदी 1489 से 1517 से मिली है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद भी कुतुब मीनार के उत्तर में ही स्थापित है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में बनवाया था। भारतीय उपमहाद्वीप की यह काफी प्राचीन मस्जिद मानी जाती है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद इल्तुमिश 1210 से 35 और अलाउद्दीन खिलजी ने मस्जिद का विकास किया। यह महान मीनार 72.5 मीटर ऊंची है और बेस उपाय 14.32 मीटर और शीर्ष संरचना 2.75 मीटर है। कुतुब मीनार में लौह स्तंभ कई पर्यटकों को आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई खंभे पर अपनी पीठ के साथ खड़ा होता है और उसे अपनी बाह से लेता है तो उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती है। यह स्मारक भारत इस्लामी मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है और दिल्ली में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित एक और वास्तुकला का उदाहरण है। जामा मस्जिद को भारत की सबसे बड़ी मस्जिद के रूप में भी जाना जाता है, जिसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1656 ईस्वी में बनाया था। इतिहासकारों का कहना है कि 5000 कारीगरों ने शाहजहांबाद में पहाड़ी भोजाल पर मस्जिद-ए-जहान नुमा या जामा मस्जिद का निर्माण किया था। यहाँ के प्रांगण में 25,000 लोग एक साथ अपनी नमाज अदा कर सकते हैं। पुरानी दिल्ली में इस मस्जिद की वास्तुकला में दोनों हिंदू और इस्लामी शैलियों का प्रदर्शन किया गया था, जो कि आगरा में लाल किले में मोती मस्जिद को दोहराने के लिए बनाया गया था।
पौराणिक कथा यह भी कहती है कि मस्जिद की दीवारें एक निश्चित कोण पर झुकी हुई थी ताकि अगर भूकंप आए तो दीवारें बाहर की ओर गिरेंगी। यह मस्जिद लाल किले के सामने सड़क पर स्थित है। शाहजहां के शासनकाल के दौरान यह मस्जिद अंतिम वास्तुकला का काम माना जाता है। लगभग 5000 कारीगरों ने लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर के साथ मस्जिद का निर्माण किया। जामा मस्जिद में 4 टावर, 2 मीनार और 3 प्रवेश द्वार हैं। मस्जिद में विस्तृत नक्काशी है और पवित्र कुरान दीवार पर लिखी गई है। मस्जिद में कई चीजों का संग्रह भी है, जैसे कि पवित्र कुरान, मोहम्मद के अवशेष, पैगंबर के लाल भालूबाल, उनके पैरों के निशान एक संगमरमर ब्लॉक में लगाए गए हैं। इस मस्जिद को बनाने में 6 साल का समय और करीब 10 लाख रुपए लगे। जामा मस्जिद में प्रवेश करने के लिए उत्तर और दक्षिण द्वारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जबकि पूर्वी द्वार सिर्फ शुक्रवार को ही खुलता है। इस द्वार के बारे में प्रचलित है कि सुल्तान इसी द्वार के जरिए जामा मस्जिद में प्रवेश करते थे। जामा मस्जिद में 11 मेहराब हैं। बीच वाला मेहराब सबसे बड़ा है, जिसके ऊपर सफेद और काले संगमरमर से सजे गुंबद बने हैं। प्रतिदिन सैकड़ों लोग जामा मस्जिद में नमाज अदा करने और इसे देखने आते हैं। लाल किला। देश की राजधानी दिल्ली में स्थित लाल किला न केवल भारत की शान है, बल्कि यह मुगलाकालीन वास्तुकला का अद्भुत नमूना भी है। ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण लाल किले का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। लाल रंग के बलुआ पत्थर से बने होने के कारण इसका नाम लाल किला पड़ा। इसके अंदर मौजूद दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, रंग महल, खास महल, हमाम, नौबत खाना, हीरा महल और शाही बुर्ज यादगार इमारतें हैं। सम्राट शाहजहां के शासनकाल के दौरान लाल किला मुगल राजवंश की राजधानी के रूप में कार्य करता था। किले ने लाल पत्थर की 33 मीटर ऊंची विशाल दीवारों से अपना नाम ग्रहण किया है। 1639 में जब मुगल शासक शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली को स्थानांतरित किया, लाल किला का निर्माण उनके द्वारा नव स्थापित शहर शाहजहांबाद के उत्तर पूर्वी हिस्से में आदेश दिया गया था। वर्तमान समय में शाहजहांबाद पुरानी दिल्ली के रूप में जाना जाता है। निर्माण पूरा करने के लिए लगभग 1 दशक लग गया और किले के चारों ओर निर्मित खाई को खिलाने के लिए यमुना पानी का उपयोग किया गया। बड़े पैमाने पर लाल रंग के बलुआ पत्थर द्वारा लाल किला का निर्माण ने इसे लाल किला का नाम दिया। लाल किले के 2 द्वार हैं, जैसे कि लाहौरी गेट और दिल्ली गेट। सम्राट शाहजहां दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास में आम लोगों की शिकायतें सुनते थे, क्योंकि यह नाम उनके निजी मेहमानों के लिए था। रंग महल को पत्नियों और सम्राट की मालकिनों का महल माना जाता था। रंग महल का मुख्य आकर्षण एक कमल के आकार का फव्वारा है, जो एक संगमरमर से बना है। लाल किले के अन्य आकर्षण मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद हैं। समीर शाहजहां के निजी कार्यकारी क्षेत्र शाही बुर्ज और शाही स्नान है। लाल किला अब मुगल राजवंश की भव्यता और समृद्धि के अनुस्मारक के रूप में खड़ा है। लाल किले के निर्माण में करीब 10 साल का वक्त लगा। इसका निर्माण 1638 से 1648 के बीच हुआ और तब उसका नाम किला-ए मुबारक था। लाल पत्थर से बने इस किले का आज भी कितना अधिक महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ही देश को संबोधित करते हैं। एतमाद-उद-दौला। एतमाद-उद-दौला आगरा के पुराने शहर में स्थित है। एतमाद-उद-दौला भारत में पहला संगमरमर से बना मकबरा है। यह मकबरा मीर गियास बेग का है, जो मुगल शहंशाह जहांगीर की अदालत के वजीर थे।
जहांगीर ने अपने ससुर घियास बेग को राज्य के स्तंभ का खिताब दिया था। सम्राट जहांगीर घियास बेग की खूबसूरत बेटी नूरजहां से प्यार करते थे और उससे विवाह करना चाहते थे। नूरजहां ने अपने पिता के मकबरे का निर्माण उनकी मृत्यु के लगभग 7 वर्ष बाद 1628 ई में पूरा करवाया। यह मकबरा चार बाग प्रणाली के एक बाग के मध्य बना है, जो चारों ओर से ऊंची दीवारों से घिरा हुआ खड़ा है। एक उठी हुई बलुआ पत्थर के चबूतरे पर खड़ा यह मकबरा श्वेत संगमरमर का बना हुआ है। इस स्मारक में एक समांतर चतुर्भुजीय केंद्रीय कक्ष है, जिसमें वजीर तथा उनकी बेगमस्मत बेगम की कब्र है। इस कक्ष के चारों तरफ छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं, जिसमें नूरजहां तथा उनके पहले पति शेर अफगान से उत्पन्न पुत्री लाडली बेगम तथा परिवार के अन्य सदस्यों की कब्रें हैं। बलुआ पत्थर की एक सीढ़ी प्रथम तल पर जाती है, जहां केंद्रीय कक्ष के ऊपर के मंडप में एक भव्य आयताकार गुंबद है, जिसके ऊपर 2 कलश है। यह मंडप बिना किसी उत्कीर्ण के सादे संगमरमर की झंझरी है। इस भवन के ऊपरी चारों कोनों पर लगभग 40 फीट ऊंची 4 गोल मीनारें हैं, जिसके ऊपर संगमरमर की छतरियां हैं। इस इंडो इस्लामी स्मारक को आभूषण बॉक्स के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह आकाश से देखने पर बगीचे में एक आभूषण के डिब्बे की तरह दिखता है। एतमादुद्दौला का मकबरा इसके संपूर्ण सतह पर अत्यधिक बहुरंगी अलंकरण तथा नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। अलंकरण योजना में गुलदस्ता, गुलाब जल के कलश, अंगूर, शराब की प्याली एवं बोतल का स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया गया है। पुष्प संबंधी प्रमुख तत्वों का चित्रण अधिकांशतः मर्तबान के आकार के गुलदस्तों में चित्रकारी के रूप में है। यह अत्यंत रुचि का विषय है कि चित्रित खंडों की योजना में मानवाकृति भी बनाई गई है। इस मकबरे का मुख्य द्वार पूर्वी भाग में है, जबकि उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में अलंकृत छद्म प्रवेशद्वारों का निर्माण कराया गया है। पश्चिमी भाग के मध्य में एक बहुमंजिला एवं अनेक कमरों की सुसज्जित इमारत है, जो यमुना के ऊपर लटकी है। बाग तथा मकबरे के चारों तरफ एक छिछली नाली बहती है, जिसमें मूलतः नदी किनारे स्थित 2 कंडों से पानी भरा जाता था। इस मकबरे को देखने दूर दूर से पर्यटक आते हैं। हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। यह भारत में मुगल वास्तुकला का पहला उदाहरण है। 1565 में हुमायूं की विधवा हामिदा बानो बेगम ने 9 साल बाद अपने मृत पति के लिए मकबरे का निर्माण किया। हुमायूं मकबरे का मुगल उद्यान 4 हिस्सों में पैदल चलने वाले या बहने वाले पानी से विभाजित है। मुगल उद्यान पवित्र कुरान में वर्णित स्वर्ग उद्यान के विचार से बनाया गया है। ऐसा माना जाता है कि हुमायूं के मकबरे के निर्माण ने बहुत प्रसिद्ध ताजमहल के निर्माण को प्रेरित किया। यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। हुमायूं की मौत 1556 में हुई और हाजी बेगम के नाम से जानी जाने वाली उनकी विधवा हमीदा बानो बेगम ने मृत्यु के 9 साल बाद इस मकबरे का निर्माण शुरू करवाया, जो 1572 में पूरा हुआ। हुमायूं ने फारसी स्थापत्य कला के सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त किया था और शायद स्वयं ही इस मकबरे की योजना बनाई थी। इस मकबरे का निर्माण 15 लाख रुपए 1.5 मिलियन की लागत से हुआ था। एक फारसी वास्तुकार मिराक मिर्जा गियास बेग को इस मकबरे के लिए हाजी बेगम ने नियुक्त किया था। यह मकबरा एक वर्गाकार उद्यान के केंद्र में है और 4 बाग मुख्य भागों में विभाजित है, जिसके केंद्र में छोटे तालाब भी हैं। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है और इस मकबरे की खांचेदार कोनों वाली 2 मंजिला संरचना 7 मीटर ऊंचे वर्गाकार चबूतरे पर खड़ी है। हुमायूं की कब्र इस परिसर के बीच में है।
मुगल वंश के अनेक शासक यहाँ दफन हैं। आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने अपने 3 शहजादों के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान इस मकबरे में शरण ली थी। यह मकबरा फारसी वास्तुकला और भारतीय परंपराओं का मिश्रण है। मुगल वंश के अनेक शासक यहाँ दफन हैं। आखिरी मुगल शासक बहादुर शाह जफर ने अपने 3 शहजादों के साथ प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के दौरान इस मकबरे में शरण ली थी। हुमायूं के मकबरे को देखने देश के साथ साथ विदेशी पर्यटकों का जमावड़ा यहाँ लगा रहता है। यह बनाते समय उसमें लाल पत्थरों का उपयोग किए जाने वाला यह पहला मकबरा है। 1993 में इस मकबरे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया था और तभी से यह मकबरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। हुमायूं के इस मकबरे के अंदर बहुत से छोटे छोटे स्मारक भी बने हुए हैं। जैसे ही हम मकबरे के दक्षिणी द्वार में प्रवेश करते हैं, वैसे ही हमें रास्ते में बने छोटे छोटे स्मारक दिखाई देते हैं। 1531 चौसा का युद्ध, 1539 बिलग्राम, 1540 और सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया था। बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में है, जो आगरा से 43 किलोमीटर दूर है। फतेहपुर सिकरी महल का यह मुख्य प्रवेश द्वार भी है। दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे विशाल दरवाजा माने जाने वाले बुलंद दरवाजे का निर्माण मुगल सम्राट अकबर ने 1576 में गुजरात साम्राज्य पर मिली अपनी जीत की खुशी में बनवाया था। 1601 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत का मुकाबला करने के लिए फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किया। बुलंद दरवाजा 63 मीटर ऊंचा और 35 मीटर चौड़ा है। यह पवित्र कुरान से नक्काशीदार छंदों के साथ अलग मुगल वास्तुकला में लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना है। पवित्र कुरान का शिलालेख अकबर की धार्मिक व्यापक दिमागिता का प्रतीक है। बुलंद दरवाजे पर बना पारसी शिलालेख अकबर के खुले विचारों को दर्शाता है और इतिहासकारों द्वारा अक्सर ही यह विविध परंपराओं और संस्कृति के उदाहरण के रूप में उपयोग किया जाता है। विस्तृत ठोस बलुआ पत्थर की यह संरचना सभी ओर से एक बड़ी कब्र के बुद्धि दरवाजे जैसी प्रतीत होती है। शांतिपूर्ण दृश्यों का अनुभव करने और दीवारों पर बनी सुंदर कलाओं का अध्ययन करने के लिए कई आगंतुक यहाँ आते हैं। बुलंद दरवाजा लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है, जिसके अंदरूनी हिस्सों में सफेद और काले संगमरमर की नक्काशी है। सममित योजना और मुंडेर शैली में बनी इस संरचना के ऊपर खंभे और छतरियां बनी हैं। लाल पत्थरों से बने इस दरवाजे का उपयोग फतेहपुर सिकरी के दक्षिण पूर्वी प्रवेश द्वार पर किसी समय गार्ड के खड़े रहने के लिए किया जाता था। इसी विशाल दरवाजे के नीचे जामा मस्जिद भी ढंकी हुई है, जो बुलंद दरवाजे की दाईं तरफ स्थित है। पर्यटकों को यह जगह बहुत आकर्षित करती है। आगरा किला। आगरा का किला भारत के उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित है। यह एक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। यह किला प्रसिद्ध ताजमहल से 2.5 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। आगरा किला ताजमहल की बहन स्मारक कहा जाता है। स्मारक अकबर द्वारा बनाया गया था और यह मोती मस्जिद जैसी कुछ महत्वपूर्ण इमारतों का घर है। यहाँ मीना बाजार और जहांगीर महल, जो जहांगीर और उनके परिवार के लिए बनाया गया था, वो भी स्थित है। किले को एक दीवार वाले विशाल राजसी शहर के रूप में भी वर्णित किया गया है। आगरा का किला अकबर द्वारा लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया था।
1654 में सत्ता में प्रवेश के बाद उन्होंने अपने राज्य के एकीकरण के माध्यम से इसका निर्माण किया गया था। आगरा का किला एक सैन्य रणनीतिक बिंदु और शाही निवास दोनों के रूप में काम आता था। किले के प्रवेश द्वार पर एक तख्ती है जिस पर लिखा है कि इस किले का निर्माण मूल रूप से 1000 ईस्वी से भी पहले किया गया था और अकबर ने सिर्फ इसका नवीनीकरण करवाया था। बाद में शाहजहां ने इसे और उन्नत बनाया। उन्होंने संगमरमर और खूबसूरत नक्काशी से इसे और भी दर्शनीय बना दिया। इस किले को अर्धचंद्राकार आकृति में बनाया गया है और यह यमुना नदी के सामने स्थित है। इसमें परकोटे हैं जिनके बीच भारी बुर्ज बराबर अंतराल है। जब बाबर ने 1526 में पानीपत में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और मार डाला, तब आगरा मुगल साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण स्थान था। यह एक खंडहर हालत में था और तब अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया और 1558 में आगरा पहुंचे अकबर ने इसे लाल बलुआ पत्थर से पुनः बनवाया था। अपने जीवन के अंतिम दिनों में शाहजहां के पुत्र औरंगजेब ने इसी किले में उन्हें बंदी बना लिया था। यह भी कहा जाता है कि शाहजहां की मृत्यु किले के मुसम्मान बुर्ज में ताज को देखते हुए हुई थी। इस बुर्ज के झरोखे से ताजमहल का दृश्य साफ दिखाई देता है। आगरा का किला पूरे देश के साथ विदेश में भी प्रसिद्ध है। अकबर का मकबरा। अकबर महान का मकबरा। सिकंदरा स्थित यह मकबरा 119 एकड़ में फैला हुआ है। सिकंदरा के आगरा किले से 13 किलोमीटर दूर स्थित है, जो मथुरा रोड पर शहर के केंद्र के 8 किलोमीटर पश्चिमोत्तर पश्चिम में स्थित है। यह मकबरा इमारत एक छोटा सा पिरामिड आकार का 5 मंजिला स्मारक है जो गहरे लाल बलुआ पत्थर से बना है और सफेद संगमरमर में सुविधाओं के साथ समृद्ध है। अकबर ने अपनी मकबरे के लिए स्वर्ण स्थल का चयन किया और सिकंदरा के निर्माण की शुरुआत की थी। बाद में इसका निर्माण उनके बेटे जहांगीर द्वारा पूरा किया गया था। मकबरे से करीब 1 किलोमीटर दूर सम्राट अकबर की पत्नी और जहांगीर की मां मरियम-उज़-ज़मानी का मकबरा है। अकबर के मकबरे का निर्माण संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से किया गया है और इसमें मुस्लिम और हिंदू वास्तुशिल्प शैली का अनूठा मिश्रण देखने को मिलता है। इसमें प्रयुक्त संगमरमर में खूबसूरत नक्काशी की गई है और इसे आभूषणों से सजाया गया है। मकबरा 105 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र पर बना है और निर्माण में परिशुद्धता के लिए कंपास का सहारा लिया गया था। यह ऊंची दीवारों से घिरे मनमोहक बाग के बीच में स्थित है। इस मकबरे की खासियत इसका दरवाजा है, जिसे बुलंद दरवाजा कहा जाता है। दरवाजे से शुरू होकर एक चौड़ा रास्ता मकबरे तक जाता है। यह दरवाजा एक मेहराब पर बना हुआ है और इसमें संगमरमर से बनी 4 मीनारें हैं। देखा जाए तो मकबरे से ज्यादा इसका दरवाजा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मकबरे के शेष भाग का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया है, जिसमें मुगल वास्तुकला का उपयोग किया गया है। अकबर का मकबरा एक 5 मंजिला इमारत है और पिरामिड आकार का है। मकबरे की सबसे ऊपरी मंजिल पर बना मकबरा वास्तविक नहीं है, क्योंकि मूल कब्र को जमीन स्तर के नीचे बनाया गया है। सबसे नीचे की मंजिल के चारों तरफ एक मठ बनाया गया है, जिसे कई हिस्सों में विभाजित किया गया है, जिसमें विशाल मेहराबों और स्तंभों के खंड हैं। मकबरे की चारों मंजिलों में बरामदा है, जिनमें मेहराबों के समूह है और प्रत्येक साइड पर तोरणपथ बनाए गए हैं। दूसरी मंजिल के कुछ पिरामिड आकार की छतें हैं, जिनका निर्माण संगमरमर द्वारा किया गया है, जबकि शेष गुंबद आकार के हैं। तीसरी मंजिल के प्रत्येक कोने में एक छोटा वर्गाकार कमरा है।
इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल का निर्माण सफेद संगमरमर द्वारा किया गया है। मकबरे में स्थित सभा कक्ष वर्गाकार का है और आसमान की ओर से खुला है। मकबरे में एक केंद्रीय आंगन है जो चारों ओर से पतली मेहराबों से घिरा हुआ है। इस आंगन को खंडों में विभाजित किया गया है, जिसकी छतों पर पैटर्न का काम किया गया है। मकबरे परिसर के केंद्र में एक वर्ग मंच है, जिसके ऊपर नकली कब्र बनाई गई है, जिसका निर्माण सफेद संगमरमर से किया गया है। इस कब्र पर अरेबिक और फूल पैटर्न का खुदाई का कार्य किया गया है। सभी इमारतों के केंद्र को मकबरे की ही तरह ऊंचा बनाया गया है, जिनमें सुंदर पैनल है, जिनको पच्चीकारी के काम से सजाया गया है, जो देखने में बहुत आकर्षक है। अकबर के किले को देखने कई पर्यटक आते हैं और इसकी वास्तुकला को देख अचंभित हो जाते हैं। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा जिले का एक शहर है। मुगल सम्राट अकबर ने 1569 में इस शहर की स्थापना की थी और 1571 से 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी के रूप में इसे स्थापित किया था। अकबर ने शहर को फतेहाबाद, फतेह का नाम अरबी में विजय मानकर रखा। यह शहर खूबसूरत भारतीय मुगल वास्तुकला स्मारकों के खजाने के तख्ते के रूप में कार्य करता है। आगरा से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित आज यह ऐतिहासिक शहर बन गया है। 1573 में यहीं से अकबर ने गुजरात को फतह करने के लिए कूच किया था। गुजरात पर विजय पाकर लौटते समय उसने सीकरी का नाम फतेहपुर विजयनगरी रख दिया। तब से यह स्थान फतेहपुर सीकरी कहलाता है। फतेहपुर सीकरी को किलाबंद शहर कह सकते हैं। बुलंद दरवाजा, बादशाही दरवाजा, पंच महल, जोधाबाई महल और बीरबल भवन सीकरी की चंद निशानियां हैं। दीवाने खास, दीवाने आम, अनूप तालाब और दौलत खाना भी देखते ही बनते हैं। सारा किला लाल पत्थरों से बना है। यहाँ खास अनूप तालाब है। यह एक छोटा सा ताल है जो छोटे छोटे पुलों से जुड़ा है। यही तानसेन अपने संगीत से दरबार को मंत्रमुग्ध कर देते थे। इसी किले में एक छोटी सी इमारत और है, नाम है आंख मिचौली। कहते हैं कि यह अकबर की सबसे पसंदीदा जगह थी। यहीं वह अपनी बेगमों के संग खेल खेला करता था और किले में 175 फुट ऊंचे बुलंद दरवाजे से ही प्रवेश करते। कहा जाता है कि बुलंद दरवाजा एशिया का सबसे ऊंचा फाटक है। यहाँ की इमारतों को दो तरह से देखा जा सकता है, या तो आप नीचे से ऊपर की ओर बढ़ें या बुलंद दरवाजे से घुसकर ऊपर से नीचे आएं। बुलंद दरवाजे तक पहुंचने के लिए पत्थर की सीढ़ियों से 13 मीटर ऊपर आना होगा। करीब 500 सालों के बाद भी यह तरोताजा और नया सा लगता है। यहाँ की जालियां बड़ी खूबसूरत हैं। इसी प्रांगण में एक बादशाह दरवाजा है, जिससे होकर बादशाह अकबर मस्जिद और दरगाह में प्रवेश करते थे। यह ठीक मस्जिद के सामने है। बादशाही दरवाजे के करीब पहुंचने पर नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखती हैं, जो उस शाही रिहायशी इलाके में पहुंचाती हैं। यहाँ सारे आवासीय भवन, मनोरंजन की सुविधाएं बनाई गईं। फतेहपुर सीकरी का आज एक धार्मिक महत्व भी है। पर्यटक दूर दूर से इसे देखने और प्रार्थनाएं करने यहाँ आते हैं।